जय हिंद। आइए हम लोग अब इलेक्शन कमीशन के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कि कह सकते हैं कि चुनाव आयोग मतलब चुनाव से ही संबंधित होगा, इलेक्शन से ही रिलेटेड होगा। इज दैट क्लियर? कोई भी एक लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक नेशन में, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है, और जहां जहां भी डेमोक्रेसी है वहां डेमोक्रेसी का कह सकते हैं कि मूल यही है, टू द पीपल, जो अब्राहम कह सकते हैं कि लिंकन के द्वारा डिफाइन किया गया है, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन उसकी एक प्रोसीजर मतलब अडॉप्ट की जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव जीत कर जाते हैं, ठीक है, तो वो जो जीतने की जो विधि है, ठीक है, उस प्रोसेस, वो जो फंक्शनिंग है एक प्रकार से कि किसी का भी एक इलेक्टेड मेंबर जो है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, चाहे वो संसद या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो चुनकर वहां जाए। इसका एक प्रोसीड्यूर्स अपनाया जाता है कि आखिर किस प्रकार से चुनाव होंगे, चुनाव कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे और क्या कुछ उनके कह सकते हैं कि उनके ऊपर बाध्यता होगी। तो एक प्रकार से उनका प्रोसीड्यूर्स क्या होगा, किन किन को वोट डालने का अधिकार होगा। तो इन तमाम चीज़ों को जो है कंडक्ट कराने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, मतलब एक निष्पक्ष चुनाव हो। अब जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्री में देखोगे, वहाँ इलेक्शन कमीशन तो है, बाकायदा है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वहाँ चुनाव भी होते हैं, लेकिन वही व्यक्ति मतलब जो सत्ता में काबिज रहते हैं वही बनते हैं। लेकिन भारत हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जहाँ कह सकते हैं कि रियल डेमोक्रेसी है, ठीक है, जहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है, वहाँ एक ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पे, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर जो है एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है। हर जगह आप देखोगे, जो कि जिसकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाए, ताकि जो है कोई भी एक मामूली सा व्यक्ति भी कह सकते हैं कि देश का जो है वो प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, मतलब अपने कंस्टिट्यूएंसीज का, अपने स्टेट का, एट अ लार्ज स्केल पर पूरे देश का भी, जैसे प्रधानमंत्री अगर चुन कर आते हैं तो वो देश के प्रतिनिधि हुए, ठीक है, तो उनका चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। और इस मामले में देखो, कई बार जो है हमारे हम या आप जो है आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। हो सकता है कि मेरे और आपके बीच में जो है कांग्रेस को लेकर मतभेद हो, शिवसेना को लेकर मतभेद हो, टीएमसी को लेकर मतभेद हो, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप देखोगे, ठीक है, नेहरू के ही पीरियड से भारत में एक प्रकार से यह ट्रेडिशन रहा है, इसका एक कन्वेंशन रहा है कि हमने कभी भी चुनाव में जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस को जो है एडॉप्ट नहीं किया है। नेहरू जी एक करिस्मेटिक लीडर थे उस वक्त के, मतलब चाहते तो क्या जरूरी था, हम इलेक्शन 5 साल के बाद नहीं करवाएंगे। अब बहुत ऐसा देश देखोगे जैसे रसिया वगैरह भी है, या कम्युनिस्ट अभी चाइना है, या कोई उतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता नहीं है। वन पार्टी सिस्टम है, जो पार्टी तय कर दिया वही मतलब बना रहेगा। अब जैसे जी जिनपिंग है, वो आजीवन के काल के लिए हैं। फिर कह सकते हैं कि पुनीत जी, मतलब कह सकते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुनीत ने पुतिन, तो वो जो है ना अपने आप को, मतलब पहले तो 2 टर्म थे, फिर 2 टर्म में बने, फिर आजीवन के लिए अपने आप को घोषित कर दिया। तो एक प्रकार से कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते, ठीक है। अब है कि भारत जैसा देश में, जहाँ की इतने डाइवर्सिटीज़ हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर हमारा लोकतंत्र अभी सरवाइव कर रहा है, अगर कह सकते हैं लोकतंत्र के मूल्यों की कह सकते हैं का वृद्धि और विकास हो रहा है, डेमोक्रेसी अगर सस्टेन कर रहा है, तो वह कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, जो कि फ्री एंड फेयर जो है चुनाव कंडक्ट कराती है। ठीक, तो आज से हम इलेक्शन कमीशन, ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने दिया, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो परमानेंट जो है एक प्रकार से ये बॉडी है, ठीक है, एक परमानेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब मतलब संविधान का जब निर्माण हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस वक्त से ही इसका जन्म हुआ था। इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र नहीं रहे चुनाव, जैसे अगर चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र नहीं रहे, तो जो पार्टी रूलिंग में है वही हमेशा सत्ता में रहेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? जैसे देखो, पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस था, तो कांग्रेस में देखो इंदिरा गांधी इतना मतलब पॉपुलर लीडर भी उसे जनता पार्टी के द्वारा आफ्टर इमरजेंसी हार का सामना करना पड़ा। क्यों?
अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन नहीं होता तो कांग्रेस ही जीतती। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो बहुत दिनों के बाद जो है कोलाइजन गवर्नमेंट बना, फिर अटल जी की सरकार बनी, उसके सरकार के बाद फिर से कांग्रेस जीती, और फिर से कांग्रेस जीतने के बाद फिर से कांग्रेस हारी, अब फिर देखो बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार है तो अभी तो सेंटर में खैर मोदी का एक करिश्मा है, लेकिन स्टेट लेवल पे देखो, अब राजस्थान देखो, राजस्थान में बीजेपी थी तो वहाँ कांग्रेस आ गई, मध्य प्रदेश में बीजेपी थी, कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, तो एक प्रकार से मतलब छत्तीसगढ़ में पहले बीजेपी थी, अब कांग्रेस आई। तो हर स्टेट का देखोगे, ठीक है, स्टेट और सेंटर दोनों का इलेक्शन जो है चुनाव आयोग ही करवाता है, तो हर जगह जो है एक फ्री एंड फेयर ट्रांसफर ऑफ पावर और उन्हीं को दिया जाता है जो कि बिल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेजोरिटी के साथ जो है बहुमत सिद्ध करते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब स्वतंत्र बॉडी है, ये किसी के प्रभाव में, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसके प्रभाव में, उसके धमकियों से ये डरता नहीं है, ठीक है, एक स्वतंत्र है, ठीक है, कि भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशन संविधान में दिया गया है उस अनुसार हम इलेक्शन करवाएंगे। जीत हार आपके वोट के अकॉर्डिंग हुआ। हम ये नहीं कहता कि थोड़ी बहुत करप्शन नहीं होते, अभी भी देखो पंचायत लेवल पे या फिर जो रूरल इंडिया है वहाँ मसल पावर, मस्कुलर पावर, मनी पावर जो है बहुत अधिक जो है अपना मतलब पैर पसार चुका है, ये बात कुछ हद तक सत्य है। लेकिन एक लार्ज स्केल पर, पूरे के पूरे इंडिया के स्केल पर जो जनरल इलेक्शन होता है, और चाहे स्टेट लेवल पे पूरे के पूरे इलेक्शन, हर जगह आप ऐसा नहीं कह सकते कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाया जाता है। अगर अपनाया भी जाता है तो वो एक पार्टिकुलर मेंबर के द्वारा, पार्टिकुलर कोई संसद या एमएलए के द्वारा अपनाया जाता है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई अनफेयर ट्रेड कह सकते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस या कोई कह सकते हैं कि वैसे प्रैक्टिस जो किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार के पक्ष में हो, ऐसा कभी भी वो निर्णय नहीं लेती और ना ही कोई उस प्रकार की क्रिया में जो है इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो इस्टेब्लिश बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ऑल इंडिया बॉडी है, सेंटर और स्टेट के लिए इलेक्शन कमीशन ही चुनाव को पूरा का पूरा हैंडल करना, पूरे के पूरे मतलब प्रतीक चिन्ह देना। आगे हम लोग जब इसके फंक्शन को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि चुनाव आयोग के क्या क्या दायित्व हैं, कार्य हैं, फंक्शंस हैं, रोल हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसके कंपोजिशन, इसके फंक्शंस, इसके जितने भी कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव कैसे होगा, प्रेसिडेंट कैसे चुने जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट कैसे चुने जाएंगे, इन सब चीज़ों का दायित्व, इनके कार्य, इनके सैलरी, इनके अलाउंसेस, इनके अधिकार, तभी ये फ्री एंड फेयर रह सकेंगे। इनके टर्म्स एंड ऑफिस की स्टेबिलिटी, ठीक है, कि आसानी से इन्हें कोई रिमूव नहीं कर सकता। रिमूव करने के लिए जो है 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए विद बोथ द हाउसेस। इट इज़ नॉट ईजी टू इम्पीच विद स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके कंपोजिशन के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनके इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इनको किन किन अधिकारों और किन किन कह सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अनुच्छेद में जो अनुच्छेद 324 है उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं जिससे कि इन्हें इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र रखा जाता है, ठीक है। तो पहले हम कंपोजिशन को देखेंगे, फिर इनका इंडिपेंडेंस वाले चीज़ को देखेंगे। देखो इलेक्शन कमीशन जो है ना, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब पूरे के पूरे जज का चीफ, उसी प्रकार यहाँ भी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और साथ साथ कई जो है, कई क्या मतलब 2 ही इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक तो होते हैं चीफ, मतलब प्रमुख जो होते हैं चुनाव जो कंडक्ट कराते हैं उसके प्रमुख, ठीक है। और साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनकी देखो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे CAG कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल हो गए, UPSC के चेयरमैन हो गए, प्राइम मिनिस्टर को भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। तो जो है राष्ट्रपति के द्वारा भी इनका जो है अपॉइंटमेंट होता है। और रीजनल राष्ट्रपति को अगर लगता है कि चुनाव आयोग को मतलब कह सकते हैं कि ओवरलोड या वर्कलोड अधिक हो गया, तो यह रीजनल इलेक्शन कमिश्नर का भी जो है इसमें संविधान में ऐसा प्रावधान है कि यह मतलब बना सकते हैं किसी को भी, मतलब जो कि उस पद के लायक हो, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, ताकि जैसे रीजन वाइज डिवाइड करके ताकि कुछ वर्कलोड कम हो। ऐसे भी जब इलेक्शन होते हैं ना तो देखते हो कि आप स्टेट वाइज मतलब स्टेट इलेक्शन मतलब एक प्रकार से ना हर एक स्टेट में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइम में इलेक्शन होता है, तो जिम्मेदारियां जो है ना डिवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत जो है सबको सौंपी जाती है। फिर धीरे धीरे अंत में देखोगे आप तो DM जो होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट का हेड बनाया जाता है। जब
कह सकते हैं कि एक प्रकार से तिथि घोषित हो जाता है ना, तो एक प्रकार से वहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे के पूरे लग जाता है। और फिर इलेक्शन कमीशन जो है, जो डीएम होते हैं वो एक प्रकार से इलेक्शन के जो है ना वहाँ के जो है पूरे के पूरे वो ऐसे भी उनके पास अथॉरिटी रहती है। उसके साथ साथ और डिवोल्यूशन होता है, जो एसडीएम वगैरह होते हैं, जो बीडीओ वगैरह होते हैं, तो फिर अंत में सबसे एकदम स्कूल लेवल पे भी मतलब कह सकते हैं कि एक इलेक्शन कंडक्ट जो कराते हैं उनका भी एक हेड होते हैं। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे डिवोल्यूशन होता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो अगर कभी कभी लगता है, अगर राष्ट्रपति को लगे कि रीजनल कमिश्नर को बैठाने की आवश्यकता है, तो इन डेट केस वो जो है इसका प्रावधान दिया गया है। आगे है सर्विस एंड टेन्योर जो है ना ऑफिस है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर डिटरमाइन बाय द प्रेसिडेंट। देखो इनकी जो टर्म एंड ऑफिस है कि मतलब कितने सालों तक होंगे, मतलब 65 सालों तक होंगे, और मतलब एक प्रकार से 6 ईयर का इनका टर्म होता है, ठीक है। तब तक ये अपने ऑफिस में बने रहेंगे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ जो है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे है इन 1950 में एक ही इलेक्शन कमीशन का या फिर कमिश्नर कह सकते हैं, जो भी कहें, कमिश्नर का प्रावधान था। मतलब उस वक्त एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे टिल 1989 तक, ठीक है। लेकिन जो है उसके बाद जो प्रेसिडेंट है ना, जैसे जैसे जो है कोप विद द इंक्रीज्ड वर्क, जैसे 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 भारत का पॉपुलेशन बढ़ने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगे, स्टेट जो है जो राज्य होते हैं उसकी संख्या बढ़ गई, यूनियन टेरिटरीज का ये हो गए, तो सब चीज़ को हैंडल करने के लिए जो है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए 2 मोर जो है इलेक्शन कमिश्नर का जो है एक प्रावधान किया गया कि पहले तो 1 होते थे, लेकिन 1989 के बाद, ठीक है, 2 मतलब 1989 के बाद 2 और इलेक्शन कमिश्नर उनको असिस्ट करने के लिए दे दिया गया। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा है 2 मतलब अन्य इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। आगे है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर का जो पावर है ना बहुत बराबर है, ठीक है। इक्वल पावर एंड इक्वल सैलरी वगैरह भी मिलता है, ठीक है। और अलाउंसेस वगैरह भी सिमिलर ही है। कहने का मतलब है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर जो 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन दोनों की शक्तियां, पावर, फंक्शंस, अलाउंसेस, वर्क, प्रिविलेज जो भी चीज़ें मिलती हैं तीनों को बराबर मिलता है और तीनों की शक्तियां समान है और दायित्व भी समान ही होगा, ठीक है। जैसे सिमिलर टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जज को जितनी फैसिलिटी, जितना अलाउंसेस, जितना पर्क्स, जितना प्रिविलेज, जितना कह सकते हैं कि फैसिलिटी और सुविधाएं या फिर एक प्रकार से जो भी अलाउंसेस वगैरह सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है, उन्हीं के समकक्ष में और बराबर में तीनों इलेक्शन कमिश्नर को भी वही फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। आगे है डिफरेंसेस इन ओपिनियन बिटवीन द 3 डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी। देखो 3 लोग बैठते हैं तो कहा जाता है ना कि जितने मत उतने जो हैं, जितने मतलब मस्तिष्क या फिर जितने हेड होते हैं ना उतने डिफरेंट ओपिनियंस उससे निकलते हैं। जैसे मेरी किसी एक टॉपिक पे विचार डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब आपके विचारों से, ठीक उसी प्रकार आपके विचार किसी अन्य व्यक्तियों के विचारों से डिफरेंट हो सकते हैं। एक घर ही होता है, उसमें मतलब एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उसके जो है चिल्ड्रन होते हैं, तो देखो वे आपस में ही 4-5 लोगों में ही डिफरेंट कोई भी एक बिंदु को लेकर डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि अगर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर तीनों के मध्य में कोई अगर डिफरेंसेस हो जाए, कोई इशूज़ को लेकर, कोई मतलब एक बिंदु को लेकर जिसको निर्णय लेना है, तो जो मेजोरिटी में होगा, मतलब जैसे 3 व्यक्ति हैं तो 2 जिसके पक्ष में हो जाएंगे वो निर्णय ले लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ भी मतलब एक इलेक्शन का ही काम हो रहा है कि मतलब 3 व्यक्ति हो किसी एक टॉपिक पे, किसी एक बिंदु पे अगर डिफरेंसेस हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए, तो 2 व्यक्ति जिसके पक्ष में जाएगा, मतलब मेजोरिटी जिसके पक्ष में जाएगा, वो निर्णय को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। आगे है होल्ड ऑफिस, 6 साल का इनका टर्म ऑफिस होता है, 65 ईयर तक अपने टर्म, कोई भी जैसे यहाँ गवर्नमेंट जॉब ऐसे 60 ईयर तक होते हैं, लेकिन बहुत सारे पोस्ट ऐसे 65 ईयर तक रखे गए हैं। तो 65 ईयर तक जो है ये अपने पद पर बने रहते हैं और ये रिजाइन अगर अपनी इच्छा से रिजाइन करना चाहें तो कभी भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती तो काम करा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर इन्हें कोई रिमूव करता है, मतलब इनको जैसे अब कोई बोलता है, जैसे अभी कोई वर्तमान सरकारें हैं, वो अगर कहे कि भाई इलेक्शन कमिश्नर को धमकी दे कि अगर आप हमारे पक्ष में इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो हम आपको रिमूव कर देंगे,
तो रिमूव करना इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट वगैरह को इम्पीच किया जाता है ना, इम्पीचमेंट मोशन के जरिए पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी जिसे कहते हैं, उसके जरिए इन्हें जो है कह सकते हैं कि हटाया तभी जा सकता है इन्हें अपने पद से जब 2/3 मेजोरिटी के साथ इम्पीच किया जाए। और ऐसा ही नहीं कि आप किसी को भी इम्पीच कर दोगे, बाकायदा उसके लिए मतलब एक छोटी सी इंक्वायरी बैठती है, वो जज करेगी कि इनका जो कंडक्ट है वो मतलब एक प्रकार से इनकी जो बिहेवियर है वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। अब इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर कहने का मतलब है कोई व्यक्ति जो है घूस ले रहा हो, या कोई व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा हो, या उसको जीतने में अनफेयर कोई कह सकते हैं मेथड को अपनाया हो, तो इन परिस्थितियों में जो है उसे इम्पीच किया जा सकता है। लेकिन ये इतने शिष्टजन होते हैं क्योंकि इन्हें भी पता होता है कि जिस पद पे हम बैठे हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इस पद की एक गरिमा है, और अगर इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ही मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस को अगर अडॉप्ट करने लगेगा तो जो आम लोग हैं या फिर जो कैंडिडेट हैं वो तो फिर कह सकते हैं कुछ भी कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं होता है और आज तक किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच नहीं किया गया है। इनको अपनी मर्यादा का ख्याल है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनके बदौलत ही भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाता है। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो इनके द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे मतलब अगर किसी व्यक्ति मतलब किसी भी एक कैंडिडेट को अगर वो मतलब संसद वगैरह में चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें पूरे के पूरे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत सारे ऐसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाए गए हैं। और जो भी कैंडिडेट जो है कह सकते हैं ना कि इलेक्शन वगैरह में जो कह सकते हैं ना कि फॉर्म भरते हैं जब चुनाव लड़ने के समय, तो उसमें उन्हें जो है विवरण देना होता है कि उनके प्रॉपर्टी कितनी है, उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, कोई क्राइम वगैरह में तो इंडल्ज नहीं है, उनके ऊपर केसेस क्या चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के थ्रू बार बार इसे रिफाइन करने का प्रयास करती है। कई बार तो जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी बहुत सारी सरकारों को सुझाव भी दिए जाते हैं कि ये प्रावधान होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग कभी जिक्र करेंगे। यहाँ बस हम लोग जाने इलेक्शन कमिश्नर का इंट्रोडक्टरी मतलब हम लोगों ने एक लेक्चर सुना, और परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट एक बॉडी है जो कि जिसका दायित्व है कि वो भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करा सके, ठीक है, ताकि लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो सर्वाइव कर सके और सस्टेन कर सके। इज दैट क्लियर? तो कोई भी एक डेमोक्रेटिक नेशन को अगर जज करना हो, जानना हो कि वहाँ लोकतंत्र है या नहीं, वहाँ लोकतंत्र जीवित है अथवा वहाँ मरा हुआ लोकतंत्र है, तो आप यह जान लें कि वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर कितना इंडिपेंडेंट है और कितने फ्री एंड फेयर जो है तरीके से वहाँ इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर वह इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, तो मान लें वहाँ लोकतंत्र के वैल्यूज़ अभी भी जो है सर्वाइव कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, और जो भी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वह लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे उसी बेस पर चुनकर आते हैं, अर्थात वह विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स ऑल। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इनके कह सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर इनके फंक्शंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ ग्रेट डे।